नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की राजनीतिक विज्ञान का यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है दोस्तों क्षेत्रीय आकांक्षाएं। दोस्तों यह चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 होने वाला है और यहाँ पर हम इसके पार्ट फर्स्ट को पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठी थी अपने राज्य के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने क्षेत्रों के प्रति, उसी के बारे में इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों यह वीडियो आपके बोर्ड और सीयूटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको कलरफुल इमेजेस, कार्टून एनसीईआरटी के और इंपॉर्टेंट मैप्स होते हैं एनसीईआरटी के, और जिन एनसीईआरटी के साइड में इंपॉर्टेंट बॉक्सेस दिए गए रहते हैं उन सभी को कवर कराया गया है। तो दोस्तों इन सभी को इसमें कवर कराया गया है। दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आप तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपको क्लास 12 की हिंदी मीडियम के हमारे चैनल पे सभी वीडियो मिलते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र हुआ, राजनीति विज्ञान हुआ, समाजशास्त्र हुआ, या दोस्तों आपका इतिहास हुआ। तो दोस्तों बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर 6 के पार्ट फर्स्ट की तरफ और जानते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में। दोस्तों इस चैप्टर का जैसे कि नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, तो दोस्तों क्षेत्रीय आकांक्षाएं की मांग हमारे भारत में कब शुरू हुई, यानी कि एक विशेष क्षेत्र के आधार पर कुछ स्वायत्तता की मांग या कुछ हद तक अपने अलग राज्य की मांग राज्यों ने कब चालू किया है, किसी समुदाय विशेष ने कब चालू किया। दोस्तों 1960 के दशक का वह दौर था जब ऐसा हमें देखने को मिला कि अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्र थे वो अपने लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं की मांग करने लगे। दोस्तों 1980 के दशक को स्वायत्तता के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है। इस दौर में देश के कई हिस्सों में स्वायत्तता की मांग उठने लगी और इसने संवैधानिक हदों को भी पार कर दिया। यानी कि दोस्तों जो 1980 का दशक है भारत का, उसको स्वायत्तता की मांगों के दशक के रूप में भी देखा जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इस दौर में देश के कई हिस्सों में क्या हुई, स्वायत्तता की मांगे उठने लगी। 1980 के दशक में क्या हुआ, बहुत सारे क्षेत्रों में क्या हुआ, अपने लिए स्वायत्तता की मांग उठने लगी। अपने क्षेत्रों के प्रति लोगों ने स्वायत्तता की मांग उठाई 1980 के दशक में। दोस्तों इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार उठाए, सरकार ने इनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। इस क्रम में राजनीतिक तथा चुनाव प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। यानी कि दोस्तों जब इन सब ने हथियार उठाए सरकार के खिलाफ अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर, तो सरकार ने दोस्तों इनको दबाने का भरपूर प्रयास किया और दोस्तों सरकार ने भी इनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। और दोस्तों इस क्रम में राजनीति और जो चुनाव प्रक्रिया होती है यानी कि जो इलेक्शन होता है दोस्तों, वो भी अवरुद्ध हुआ यानी कि रुक गया। दोस्तों स्वायत्तता की मांग पर चले संघर्ष लंबे समय तक चले और उन्हें रोकने के लिए केंद्र सरकार को वार्ता और समझौतों का सहारा लेना पड़ा। क्योंकि दोस्तों जो स्वायत्तता की मांग होती है वो किसी केंद्र सरकार के अधीन रहती है। यानी कि अगर कोई स्वायत्तता की मांग करता है तो राज्य के से कम अधिकतर क्या करता है, केंद्र से ही अपनी स्वायत्तता की मांग करता है। तो दोस्तों ऐसे में जो स्वायत्तता की मांगे थी उसके चलते दोस्तों जो संघर्ष चल रहा था वो बहुत लंबे समय तक चला। और दोस्तों जो केंद्र सरकार थी दोस्तों, उसने कई जगह पर वार्ताएं की जहाँ पर स्वायत्तता के आंदोलन चल रहे थे, स्वायत्तता की मांगे उठ रही थी। और दोस्तों कहीं पर उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों से समझौते किया जिससे भारत की अखंडता और एकता बनी रहे। दोस्तों लंबी बातचीत के बाद ये दोनों पक्ष संविधान की सीमाओं के भीतर समाधान पर पहुंचे। यह प्रक्रिया कठिन रही और बीच बीच में हिंसा भी भड़की। यानी कि दोस्तों ये जो मांग उठ रही थी क्षेत्रीय आकांक्षाओं की, अलग राज्य बनाने की या अलग क्षेत्र को स्वायत्तता के दिलाने के लिए, इसमें दोस्तों कभी कभी क्या हुआ, हिंसाएं भी हुई। दोस्तों भारत सरकार द्वारा स्वायत्तता पर क्या नजरिया रखा जाता है उसी को पढ़ेंगे। यानी कि भारत सरकार का स्वायत्तता पर क्या नजरिया है अभी सो हम पढ़ेंगे। दोस्तों हमने ऐसी एकता का मॉडल चुना जिसमें विविध संस्कृति की विशेषताएं बनी रहें और समाज का एक भाव जुड़ा रहे। यानी कि दोस्तों हमने जो संविधान अपनाया उसके माध्यम से हमने एक ऐसा मॉडल चुना जिसमें जो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं, क्योंकि आप जानते हैं भारत विविधताओं का देश है। तो जो विविध संस्कृतियां हैं दोस्तों, उनकी जो विशेषता है दोस्तों बनी रहे और समाज एक भाव से जुड़ा रहे। इसलिए दोस्तों हमने समाज में या अपने संविधान में ऐसा मॉडल चुना। दोस्तों भारतीयों का नजरिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा है, जहां सांस्कृतिक भिन्नता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा गया है। क्योंकि दोस्तों जो यूरोप के देश होते हैं वो जो सांस्कृतिक विविधता होती है यानी कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी होती है दोस्तों, वो सांस्कृतिक विविधता को अपने लिए खतरे के रूप में देखते हैं। लेकिन दोस्तों भारत इसे अपने खतरे के रूप में नहीं देखता है। दोस्तों भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया है और लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीति अभिव्यक्ति की अनुमति है। और दोस्तों लोकतंत्र क्षेत्रीय क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता है। लेकिन दोस्तों भारत में क्या हुआ है, भारत ने जितने भी विविधता
के प्रश्न थे उनके प्रति दोस्तों एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया है। और दोस्तों लोकतंत्र में क्या होता है, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं रहती है, यानी कि जो क्षेत्र विशेष या धर्म विशेष की जो आकांक्षाएं रहती हैं दोस्तों, जो उनकी उम्मीद रहती है, उसको व्यक्त करने की, यानी कि उसको एक्सप्रेस करने की उनको अनुमति रहती है। और दोस्तों लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र का विरोधी नहीं मानता है। ठीक दोस्तों लोकतंत्र राजनीति में विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा और समस्याओं को उठाने का अवसर पाते हैं। यानी कि दोस्तों जो लोकतांत्रिक राजनीति होती है दोस्तों, उसमें जो विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं या क्षेत्रीय समूह होते हैं, वे सभी लोग दोस्तों अपनी पहचान, आकांक्षाओं और समस्या को अपनी बातों के, यानी कि जो जितने भी लोग होते हैं लोकतंत्र में रहने वाले, वो सब क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो लोकतांत्रिक राजनीति होता है उसमें लोग अपनी समस्याओं को उठा सकते हैं। ठीक दोस्तों, और दोस्तों इससे क्षेत्रीय आकांक्षाएं मजबूत होती हैं। यानी कि जब लोग अपनी पहचान, अपनी आकांक्षा और अपनी समस्याओं को लेकर अपनी मांग उठाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो क्षेत्रीय आकांक्षा होती है वो क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। दोस्तों साथ ही लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि क्षेत्रीय मुद्दों को नीति निर्माण में समुचित ध्यान और भागीदारी मिले। यानी कि दोस्तों अगर किसी देश में डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र है, तो वहां पर यह देखा जाता है जो कई प्रकार के क्षेत्र हैं एक लोकतंत्र के अंदर, उनकी जितनी भी मांगे हैं, जितने भी मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनको नीति निर्माण में समुचित ध्यान और भागीदारी मिले। यानी कि क्षेत्रीय बातों को लोकतंत्र में तजब्बुत दी जाती है, उनको नीति निर्माण और समुचित मतलब न्याय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। क्षेत्रीय मुद्दों को लोकतंत्र में क्या किया जाता है, बहुत ही मजबूती के साथ, एक दृष्टिकोण के साथ देखा जाता है। दोस्तों ऐसी व्यवस्था में कभी कभी तनाव पैदा हो सकता है। यानी कि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत विविधता वाला देश है, यानी सांस्कृतिक विविधता का देश है, तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, कभी कभी तनाव भी पैदा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों कई बार राष्ट्रीय एकता के हित क्षेत्रीय एकता से टकराते हैं, और क्षेत्रीय सरोकार राष्ट्र की बड़ी आवश्यकता को अंदरअंदाज कर सकता है। यानी कि दोस्तों कई बार ऐसा होता है जो राष्ट्रीय हित होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, जो क्षेत्रीय जरूरत होती है उससे क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। यानी कि नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं वो रीजनल इंटरेस्ट या रीजनल आवश्यकताओं से क्या होते हैं, टकराते हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, क्षेत्रीय सरोकार राष्ट्र की बड़ी आवश्यकता को नजरअंदाज कर सकते हैं। यानी कि जो क्षेत्रीय सरोकार होते हैं, क्षेत्र विशेष की जो मांगे होती हैं, हो सकता है जो राष्ट्र की जो बड़ी आवश्यकताएं हैं उसको क्या कर दे, नजरअंदाज कर दे। यानी कि राष्ट्र की जो मांगे हैं उसके सामने कभी कभी होता है जो क्षेत्रीय सरोकार होते हैं, यानी जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो राष्ट्र की मांगों के अनुरूप नहीं होते हैं। यानी कि कभी कभी क्षेत्रीय जो मांगे होती हैं, क्षेत्रीय जो संप्रभुता या क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं रहती हैं, वो राष्ट्र के खिलाफ भी चली जाती हैं। दोस्तों जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधता का सम्मान हो, साथ ही राष्ट्र की एकता बनी रहे, वहाँ क्षेत्र की एकता, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है। यानी कि दोस्तों जितने भी ऐसे देश हैं जिनके अंदर विविधता है, और दोस्तों जो चाहते हैं विविधता का सम्मान हो, और दोस्तों उनमें क्या है, उनमें जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उनको लेकर राजनीतिक संघर्ष होना एक क्या है दोस्तों, आम बात है। ठीक दोस्तों, क्योंकि अगर दोस्तों विभिन्न प्रकार के लोग आपके समाज में रहेंगे तो इससे क्या होगा, उनमें संघर्ष अवश्य ही होगा। तो दोस्तों यानी कि जहाँ पर भी सांस्कृतिक विविधता रहती है वहाँ पर हमें राजनीतिक संघर्ष या क्षेत्रीय आकांक्षाएं देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों मोटा मोटी अब इससे आप पढ़कर जाने क्या, यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती क्या है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताऊं दोस्तों, एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपनी विशिष्ट भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक विशिष्टताओं आदि के आधार पर की जाने वाली विशिष्ट मांगों को क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में समझा जा सकता है। यानी कि दोस्तों क्षेत्रीय आकांक्षा का मतलब क्या होता है, जो किसी एक विशेष क्षेत्र में या एक विशेष समाज के लोग हैं, जैसे कि जो अपनी विशिष्ट भाषा रखते हैं, धर्म रखते हैं, संस्कृति रखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र रखते हैं। दोस्तों जब ऐसे समाज अपनी भाषा, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भौगोलिक विशिष्टता के आधार पर दोस्तों अपनी मांगों को प्रस्तुत करते हैं, अपनी विशिष्ट मांगों को प्रस्तुत करते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहते हैं, या क्षेत्रीय, इसे हम मतलब संघर्ष के रूप में भी जान सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, क्षेत्रीय आकांक्षा क्या होती है, पूरा पैराग्राफ आपके लिए क्षेत्रीय आकांक्षा के एक डिफिनेशन है। ठीक दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अभी तक तो हमने जाना कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या थी, अब हम दोस्तों जानेंगे जो हमारे देश में क्षेत्रीय आकांक्षा को लेकर मांगे उठी हैं, वो कैसे कैसे उठी हैं, कहाँ कहाँ पर मेन मांगे उठी हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो में कोई सुधार चाहिए तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे कमेंट में एक अपना कमेंट दीजिए कि मैं अपने वीडियो में क्या सुधार कर सकता हूँ। दोस्तों ये वीडियो है दोस्तों ये आपके बोर्ड और CUT दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप चाहे जिस बोर्ड से पढ़ रहे हो, CBSE, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सबके लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हो या हरियाणा, सब जगह वीडियो वैलिड है। ये सभी बोर्डों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे CBSE, दोस्तों CBSE बोर्ड के लिए भी वीडियो जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सबको पता नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ CBSE बोर्ड में भी हिंदी मीडियम होता है। कुछ बच्चे जो CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, तो CBSE बोर्ड के जितने भी छात्र हैं हिंदी मीडियम के लिए, उनके भी लिए वीडियो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। विशेषकर जो दिल्ली के छात्र होते हैं वो ज़्यादा देखते हैं, तो उन सबको हम ध्यान में रख के बनाते हैं। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने के बाद कोई भी प्रकार का आपको NCERT के अलावा पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे आप सपोर्ट मटेरियल हो या चाहे आपकी कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक हो, रेफरेंस बुक, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सभी चीज़ों का मिश्रण मिलता है। इसमें आपके जितने भी सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन हैं या जितने भी सपोर्ट मटेरियल की चीज़ें हैं या जितने भी अन्य पब्लिकेशन की किताबों की चीज़ें होती है, सब मिलाकर मैं आपको एक वीडियो में देता हूँ। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन करे तो NCERT पढ़ लीजिए, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक बारी इस वीडियो को लाइक करिए, और आप अगर कुछ सुझाव चाहते हैं हमारी वीडियो में तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं भारत में जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठी हैं कहाँ कहाँ पर उठी हैं। दोस्तों तनाव के दायरे, जो आपकी NCERT की अगली हेडिंग है वो है तनाव के दायरे। मैं दोस्तों एज इट इज NCERT की हेडिंग के साथ ही पढ़ाता हूँ, तो अगर आप मैच करना चाहें तो आप मैच भी कर सकते हैं। अच्छा होगा कि आप NCERT की बुक लेकर बैठा करें जब मैं पढ़ाया करूँ। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं अब जो NCERT की अगली हेडिंग है तनाव के दायरे के बारे में। दोस्तों आज़ादी के बाद भारत को विभाजन, विस्थापन, रियासतों के विलय, उसके अलावा दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यानी कि दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं जब भारत का विभाजन हुआ तो क्या हुआ दोस्तों, इससे लोगों का विस्थापन हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर गए, रियासतों को विलय करने पड़ा, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में कई सारी रियासतें थी तो उनको भारत में मिलाना जरूरी था। और दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन जैसी चुनौतियां भी क्या हुई दोस्तों भारत के सामने आई। दोस्तों कई पर्यवेक्षकों को लगता था कि भारत लंबे समय तक एकजुट नहीं रह पाएगा। यानी कि दोस्तों जब भारत के सामने इतनी सारी समस्याएं आई, विस्थापन की समस्याएं या रियासतों के विलय की या राज्यों के पुनर्गठन की, तो कई सारे ऐसे पर्यवेक्षक थे, विश्लेषक थे जिनको लगता था कि इतनी सारी समस्याओं को भारत झेल नहीं सकता है और भारत लंबे समय तक एकजुट नहीं रह पाएगा, एक समय बाद क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा या टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों आज़ादी के तुरंत बाद देखते हैं हम जम्मू कश्मीर का मामला देखने में आया। यानी कि जम्मू कश्मीर का मामला उठकर आता है, जिसमें क्या होता है जम्मू कश्मीर में अलग अलग प्रकार के अलगाववादी आंदोलन चलते हैं। वहाँ पर जम्मू कश्मीर के प्रति लोग अपनी स्वायत्तता की मांग रखते हैं कि कोई कहता है जम्मू कश्मीर को एक अलग स्टेट होना चाहिए, कोई कहता है नहीं जम्मू कश्मीर का भारत का अंग होना चाहिए, कोई कहता है जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का अंग होना चाहिए। और पाकिस्तान ने इस पे अटैक भी किया जम्मू कश्मीर में, आप सब जानते हैं आज़ादी के तुरंत बाद, और एक हिस्सों को कब्जा भी लिया, जिसे हम क्या कहते हैं इस समय POK कहते हैं। ठीक दोस्तों जम्मू कश्मीर के बाद आप देखेंगे क्षेत्रीय आकांक्षाओं की मांग हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उठी, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम के अलग अलग क्षेत्रों में अलग राष्ट्र की मांग उठने लगी। उसके अलावा दोस्तों आप दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन को भी देख सकते हैं। दोस्तों दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन ने भी कभी अलग देश की बात की थी। यानी कि दोस्तों जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, जिसको आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, दोस्तों इस हिस्से के निवासी जितने भी लोग थे वह सब क्या कर रहे थे दोस्तों, द्रविड़ आंदोलन के तहत एक अलग राष्ट्र की बात भी कर रहे थे। तो दोस्तों ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं की मांगे हम देखते हैं हमारी आज़ादी के बाद हमारे सामने आई। उसके अलावा दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी बड़े आंदोलन हुए, जैसे कि दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य बने। यानी कि दोस्तों भाषा के आधार पर भी भारत में राज्यों का गठन किया गया, जैसे कि आप जान सकते हैं ना, जैसे कि महाराष्ट्र का गठन भाषा के आधार पर हुआ, आंध्र प्रदेश का हुआ, आप जानेंगे ही, आप पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पहले या दूसरे चैप्टर में आंध्र प्रदेश के बारे में। उसके अलावा दोस्तों आप हरियाणा और गुजरात को भी देखते हैं, सभी भाषा के आधार पर क्या किए गए, अलग अलग राज्य बनाए गए। दोस्तों बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड भी बनाए गए। कहा जा सकता है कि दोस्तों विविधता को चुनौती से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा का पुनर्निर्धारण किया गया। यानी कि तो विविधता की चुनौती थी भारत में, जो कई प्रकार की विविधताएं थी, भाषा की, धर्म की, समाज की और अन्य प्रकार की जो क्षेत्रीय विविधताएं थी, उससे निपटने के लिए दोस्तों, विविधता की चुनौती से निपटने के लिए दोस्तों अंदरूनी सीमाएं का, यानी कि जो देश की अंदरूनी सीमाएं हैं दोस्तों, उनका पुनर्निर्धारण किया गया। यानी कि उनका दोबारा से क्या किया गया, निर्धारण किया गया।
अब दोस्तों जो आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर का मसला उठा था उसको हम देख लेते हैं कि आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर का मसला क्यों उठा और कैसे उठा। दोस्तों जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। यानी कि दोस्तों आप सभी जानते हैं जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत क्या किया गया था, एक स्पेशल स्टेट यानी कि विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसमें आप देखते हैं उसके पास उसका खुद का प्रधानमंत्री होता था, उसका खुद का झंडा होता था, उसका खुद का संविधान होता था। परंतु इसके बावजूद भी जम्मू और कश्मीर को हिंसा, सीमा पार आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी और इसके अतिरिक्त इसके आंतरिक और बाहरी प्रभाव भी सामने आए। लेकिन दोस्तों 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देने के बाद भी, विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में दोस्तों सीमा पार हिंसा और आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता और दोस्तों आंतरिक और बाहरी संकट को झेलना पड़ा। दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप कई लोग भी मारे गए। यानी कि दोस्तों जब जम्मू कश्मीर में हिंसा उभरी, आतंकवाद उभरा तो उसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर में कई ऐसे लोग थे जो मारे गए, जिनमें निर्दोष नागरिक, सुरक्षाकर्मी और उग्रवादी शामिल थे। यानी कि जो लोग मारे गए जम्मू कश्मीर में इन हिंसा के बाद दोस्तों इन सब हिंसा के बाद जितने भी लोग मारे गए जम्मू कश्मीर में उसमें निर्दोष लोग शामिल थे, जो वहाँ के नागरिक थे, जो सुरक्षाकर्मी थे, जो आर्मी के आदमी होते हैं वो सब शामिल थे, और उग्रवादी समूह के जितने भी लोग थे यानी कि आतंकवादी वो सब भी शामिल थे। दोस्तों इसके अलावा कश्मीर घाटी से बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का भी पलायन हुआ। यानी कि दोस्तों जो कश्मीर घाटी के रहने वाले के वहाँ के मूल निवासी थे कश्मीरी पंडित, दोस्तों उनके खिलाफ भी वहाँ के जो आतंकवादी थे उन्होंने क्या किया दोस्तों, बहुत बड़े पैमाने पर जनसंहार किया। और दोस्तों जो कश्मीरी पंडित थे उनको भी क्या करना पड़ा दोस्तों, कश्मीर छोड़कर वहाँ से दूसरी जगह पर जाना पड़ा। दोस्तों जम्मू कश्मीर में 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ है। यानी कि दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में JNK बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र हैं, जैसे कि पहला क्या है जम्मू, दूसरा कश्मीर और तीसरा लद्दाख। यानी कि जो जम्मू कश्मीर है ये 3 क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको साफ साफ दिखाई देगा, देखिए मैप में ये एक जो जम्मू कश्मीर इतना हम पूरा मानते हैं ना, अब तो इसका नाम बदल दिया गया है, अब तो इसे यूटी बना दिया गया है। लेकिन पहले क्या था दोस्तों, इसमें 3 क्षेत्र थे, पहला क्या था कश्मीर, दूसरा जम्मू और तीसरा लद्दाख। यानी कि जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था 3 क्षेत्रों से मिलकर बना था, पहला था कश्मीर, दूसरा था जम्मू, फिर उसके बाद था लद्दाख। ठीक दोस्तों जम्मू क्षेत्र में छोटी पहाड़ियां और मैदानी भाग हैं। यानी कि दोस्तों जो जम्मू क्षेत्र है जिसको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो जम्मू क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और दोस्तों यहाँ पर मैदानी भाग है। यानी कि यहाँ पर क्या है, प्लेन लैंड है। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में देखते हैं वैसी लैंड कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में भी है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या है, पहाड़ियां भी हैं छोटी छोटी। इसके अलावा दोस्तों इनमें मुख्य रूप से हिंदू रहते हैं। यानी कि जो जम्मू क्षेत्र है उसमें क्या होता है, उसमें जो मुख्य रूप से जो निवास करने वाले लोग हैं वो क्या हैं, हिंदू हैं। इसके अलावा दोस्तों मुसलमान, सिख और अन्य मतों को भी लोग यहाँ पर रहते हैं। यानी कि जम्मू में ज़्यादातर हिंदू रहते हैं और उसके अलावा मुसलमान, सिख और जो अन्य मतों के लोग हैं जैसे कि बौद्ध वो सब भी क्या होते हैं, जम्मू में रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो कश्मीर क्षेत्र है दोस्तों ये मुख्य रूप से घाटी है। यानी कि दोस्तों जो कश्मीर वाला क्षेत्र जिसे आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, इस कश्मीर वाला क्षेत्र क्या है, ये मुख्य रूप से घाटी वाला क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ पर रहने वाले में अधिकांश कश्मीरी मुसलमान हैं और शेष हिंदू, सिख और बुद्ध तथा अन्य हैं। यानी कि दोस्तों जो ये कश्मीर क्षेत्र है यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उसमें ज़्यादातर जनसंख्या मुस्लिमों की है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो छोटी मोटी जनसंख्या है वो हिंदू और सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को भी है। ठीक दोस्तों इसके बाद जो हमारा बचता है एरिया लद्दाख वाला, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों लद्दाख मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पर क्या है, पहाड़ी ज़्यादा है। यानी कि लद्दाख एक पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों। इसकी जनसंख्या बहुत ही कम है और जिसमें लगभग बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान रहते हैं। यानी कि दोस्तों जो लद्दाख क्षेत्र है इसकी जनसंख्या बहुत ही कम है इन दोनों के मुकाबले, जम्मू और कश्मीर के मुकाबले। दोस्तों इसमें देखेंगे तो आप बराबर के मामले में, यानी कि बराबर परसेंटेज में बौद्ध और जो मुसलमान लोग हैं वहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर, लद्दाख में। ठीक दोस्तों आप जम्मू कश्मीर की आप ज्योग्राफी समझ गए और वहाँ की जो डेमोग्राफी है, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से लोग रहते हैं, किस किस धर्म के लोग, इसको भी आप समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर समस्या क्या उठती है, यानी कि जो समस्या की जड़ें थी उसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों
1947 से पहले जम्मू और कश्मीर एक राजसी रियासत था। यानी कि दोस्तों भारत की आज़ादी से पहले क्या था, जो जम्मू और कश्मीर था वो दोस्तों एक रियासत था। दोस्तों इसके शासक महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे, बल्कि अपनी रियासत के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। यानी कि दोस्तों जब भारत को आज़ादी मिली तो जो यहाँ के राजा थे जम्मू कश्मीर के, जिनका नाम था राजा हरि सिंह, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह दोस्तों राजा हरि सिंह। दोस्तों जो राजा हरि सिंह थे दोस्तों, ये भारत या पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। यानी कि आज़ादी के बाद ये क्या होना चाहते थे, ये अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। यानी कि दोस्तों ये अपनी रियासत के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। या ना तो भारत में मिलना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। कौन? राजा हरि सिंह। तो दोस्तों प्रश्न पूछते हैं कभी कभी कि जम्मू और कश्मीर के मतलब जो रियासत के राजा थे उनका क्या नाम है, तो आप याद रखिएगा उनका नाम है हरि सिंह। ठीक दोस्तों। और दोस्तों जो पाकिस्तान था दोस्तों उसने यह सोचा कि जो कश्मीर है दोस्तों, जो कश्मीर क्षेत्र है दोस्तों पाकिस्तान का हिस्सा है। यानी कि जो पाकिस्तान था उसने यह मानसिकता बना ली जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का क्या है, एक पार्ट। दोस्तों पाकिस्तान के नेताओं ने ऐसा क्यों सोचा कि जो कश्मीर है दोस्तों वो उनका हिस्सा है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर है उन्होंने उसे अपना हिस्सा क्यों माना? क्योंकि दोस्तों जो कश्मीर रियासत थी दोस्तों वहाँ पर अधिकांश आबादी मुस्लिम की थी। तो दोस्तों मुस्लिम आबादी होने के कारण जो पाकिस्तान के नेता थे वो सोचने लगे कि कश्मीर क्या है, उनके क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं जो कश्मीर था वो क्या था, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए था। वो ना तो पाकिस्तान का हिस्सा था, ना ही वो भारत का हिस्सा था। वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए था। और दोस्तों इस पाकिस्तान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर ने क्या किया था, यथास्थिति मतलब अपने आप को किसी भी देश में शामिल नहीं किया था। लेकिन दोस्तों जो कश्मीर था दोस्तों वहाँ की जनसंख्या थी अधिकतर मुसलमानों की, इसलिए जो कश्मीर के लोग थे वो अधिक संख्या में मुसलमान होने के कारण पाकिस्तान के खिलाफ भी रहते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के पक्ष में भी रहते थे। इससे दोस्तों यहाँ की जो स्थिति बहुत ही गंभीर थी। दोस्तों जो पाकिस्तानी लोग थे इसलिए क्या समझते थे दोस्तों, जो कश्मीर है वो क्या है, पाकिस्तान का हिस्सा है दोस्तों। परंतु उस रियासत के लोगों ने इसे इस तरह नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वे कश्मीरी हैं, क्षेत्रीय अभिलाषा का यह मुद्दा कश्मीरियत कहलाया। यानी कि दोस्तों जो पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने अपने आप को मतलब जो कश्मीर था उसको अपने एक अभिन्न अंग माना, यानी कि कश्मीर को पाकिस्तान का अंग माना। लेकिन दोस्तों जो कश्मीरी लोग थे दोस्तों उन्होंने इसे इस तरह नहीं देखा। उन्होंने दोस्तों सबसे पहले खुद को क्या माना, कश्मीरी माना। उन्होंने कहा कि हम न भारत का हिस्सा है, ना किसी अन्य राज्य का, हम सबसे पहले क्या है, हम कश्मीरी हैं। दोस्तों क्षेत्रीय अभिलाषा का यह प्रश्न कश्मीरियत का मुद्दा कहलाया। दोस्तों राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में चलाया गया लोकप्रिय जन आंदोलन महाराजा से छुटकारा पाना चाहता था। यानी कि दोस्तों जो वहाँ जो जम्मू कश्मीर था वहाँ पर दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की एक पार्टी थी और जिसके नेता थे दोस्तों शेख अब्दुल्ला, जिनकी फोटो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों शेख अब्दुल्ला हैं। दोस्तों शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में दोस्तों वहाँ पर एक लोकप्रिय आंदोलन चलाया गया और उस आंदोलन के माध्यम से जो शेख अब्दुल्ला थे वो महाराजा से छुटकारा पाना चाहते थे। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह का राज था दोस्तों। वो महाराजा हरि सिंह से क्या चाहते थे दोस्तों, छुटकारा चाहते थे। कौन? शेख अब्दुल्ला। तो इसको लेकर उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा दोस्तों। साथ ही पाकिस्तान में शामिल होने के विरुद्ध था। और जो शेख अब्दुल्ला जी थे क्या थे, ये पाकिस्तान में शामिल होने के विरुद्ध थे और महाराजा जो वहाँ के थे उनसे क्या करना चाहते थे, अपने आप को मुक्त कराना चाहते थे। यानी कि कश्मीर को उनसे मुक्त कराना चाहते थे और कश्मीर जो पाकिस्तान था उसमें भी नहीं शामिल होना चाहते थे। दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसका कांग्रेस के साथ लंबे समय से संबंध था। शेख अब्दुल्ला नेहरू सहित कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के व्यक्तिगत मित्र थे। यानी कि दोस्तों जो नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की पार्टी थी ये दोस्तों ये क्या थी दोस्तों, लंबे समय से दोस्तों इसका संबंध कांग्रेस से अच्छा था। और दोस्तों जो कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेता थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे उस समय के, जैसे कि नेहरू जी हो गया, उनसे क्या था, शेख अब्दुल्ला का अच्छा ही क्या था, संबंध था। यानी कि व्यक्तिगत मित्रता उनकी जो शेख अब्दुल्ला की थी वो राष्ट्रीय नेताओं से उस समय की थी। जैसे कि उदाहरण के रूप में नेहरू जी की मित्रता शेख अब्दुल्ला से थी। दोस्तों अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी तरफ से दोस्तों कबीलाई घुसपैठ भेजी। यानी कि दोस्तों 1947 के अक्टूबर में जो पाकिस्तान है वो कश्मीर को अपने अंदर लेना चाहता था। उसने क्या किया, कश्मीर पे कब्जा करने के लिए कुछ घुसपैठ कबीलाई को क्या किया, भेजा। दोस्तों इसने महाराजा को भारतीय सैनिक सहायता लेने के लिए बाध्य किया। यानी कि दोस्तों जो महाराजा थे उन्होंने क्या किया, जब उनके ऊपर पाकिस्तान से हमला हुआ 1947 के अक्टूबर में, तो उन्होंने भारतीय सेना से क्या की, मदद मांगी। यानी कि उन्होंने कहा कि आप
हमारे पास इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है कि हम इन सैनिकों से निपट सके जो पाकिस्तानी हैं, तो प्लीज आप क्या करिए, हमारी रक्षा करिए। ऐसी मदद पाकिस्तान जो कश्मीर के राजा थे उनके द्वारा मांगी गई भारतीय सेना से। दोस्तों भारत ने सैनिक सहायता दी और कश्मीर घाटी में घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया, परंतु यह तब ही हुआ जब महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। दोस्तों जो भारत सरकार थी उसने महाराजा ने जब उनसे मदद मांगी तो उनकी मदद की। भारतीय सैनिक गए कश्मीर में और जितने भी घुसपैठिए आए थे कश्मीर से, अरे मतलब पाकिस्तान से कश्मीर पे कब्जा करने, उनको क्या किया दोस्तों, उन्होंने वापस भेज दिया। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ जो कश्मीर राज्य था दोस्तों, उसका विलय करवाने के लिए भारत में महाराजा ने क्या किया दोस्तों, भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। यानी कि जो भारतीय मतलब उस समय के शासक थे उन्होंने क्या किया दोस्तों, भारतीय जो शासक थे उन्होंने क्या किया, महाराजा को जो सहायता दी उसी के साथ उन्होंने क्या कराया, महाराजा से विलय पत्र पर क्या करवा लिया, हस्ताक्षर करवा लिया। और सभी आप जानते हैं कि विलय पत्र क्या है दोस्तों। विलय पत्र पर अगर कोई हस्ताक्षर कर देता था तो क्या हो जाता था, भारत का अंग हो जाता था, यानी कि भारत का हिस्सा हो जाता था। तो यानी कि दोस्तों जब विलय पत्र पर महाराजा ने हस्ताक्षर कर दिया तो इससे क्या हुआ, जो कश्मीर था वो भारत का हिस्सा हो गया। परंतु दोस्तों चूंकि पाकिस्तान ने राज्य के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण जारी रखा, इसीलिए मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया, जिसने दिनांक 21 अप्रैल 1948 के अपने प्रस्ताव में मामले को निपटाने के लिए 3 चरण वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। लेकिन दोस्तों जो पाकिस्तान था वो वहां से हटने को तैयार नहीं था। उसने जो कश्मीर का कुछ हिस्सा था उस पर कब्जा कर लिया था, उसने उस पर नियंत्रण बना लिया था। इसलिए दोस्तों जो यह मामला था वो अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं इस मुद्दे को दोस्तों, इसलिए पंडित नेहरू द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया। और जिसने दोस्तों दिनांक 21 अप्रैल 1948 के अपने प्रस्ताव में मामले को निपटाने के लिए 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। यानी कि जो वहाँ का मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, जब उसमें मामला गया कश्मीर का, तो उसने क्या किया, इस मामले को निपटाने के लिए 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। दोस्तों पहला, पाकिस्तान को अपने वह सारे सैनिक वापस बुलाने थे जो कश्मीर में घुस आए थे। जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसने जो 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की, उसमें से पहला चरण यह था कि क्या करे, जो पाकिस्तान है जितने भी उसके सैनिक हैं भारत में चले आए हैं, कश्मीर में चले आए हैं, वो क्या करे जाएं, वो वापस जाएं। यानी कि जो पाकिस्तान है वो अपने सारे नागरिकों को और सारे सैनिकों को क्या करे दोस्तों, कश्मीर से वापस बुला ले। ठीक दोस्तों। और जो दूसरा दोस्तों जो चरण था उसमें क्या हुआ, भारत को धीरे धीरे अपनी फौजें कम करनी थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। और दोस्तों दूसरे चरण में भारत को जो था, जितनी भी अपनी फौजें कश्मीर में तैनात किया गया था, उसको कम करने के लिए उसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कहा गया, जिससे वहां पर कानून व्यवस्था क्या हो सके, बनी रह सके। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा कदम था, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराया जाना था। यानी कि जो तीसरा तरीका था उसमें क्या करना था, एक जनमत संग्रह करवाना था। यानी कि लोगों से पूछना था कि वो किस देश में शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान में या भारत में। इसी को बोलते हैं जनमत संग्रह। यानी कि तीसरे चरण में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराया जाना था, परंतु इस प्रस्ताव के अंतर्गत कोई प्रगति न हो सकी। लेकिन दोस्तों जो प्रस्ताव था जिसमें 3 चरण बताए गए, पहला कि पाकिस्तानी जितने भी नागरिक हैं वो जम्मू कश्मीर से बाहर जाएं और भारतीय सेना पाकिस्तान से अपने जितने भी सैनिक हैं उनकी कमी करे, और मतलब माफ करिएगा, भारतीय सेना जितने भी कश्मीर में अपने सैनिकों को लगाई है उनकी संख्या में कमी करे। और जो तीसरा मुद्दा था, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह, दोस्तों ये सब को कार्यान्वित नहीं किया गया। यानी कि दोस्तों इस प्रस्ताव के अंतर्गत कोई भी प्रगति ना हो सकी, इस पे कोई भी प्रगति नहीं हुई। दोस्तों मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए, जबकि भारत अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसे अस्थायी स्वायत्तता देने के लिए सहमत हो गया। दोस्तों जब इस मामले का हल नहीं निकला तो दोस्तों इसी बीच, यहाँ पर दोस्तों सिर्फ बीच है, यहाँ पर इसी भी रहना चाहिए, जो ये शब्द है यहाँ पर इसी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीच लिखा गया है। तो दोस्तों इसी बीच क्या हुआ दोस्तों, जो मार्च 1948 में जो शेख अब्दुल्ला थे दोस्तों, वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए, जबकि जो भारत अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसे अस्थायी स्वायत्तता देने के लिए सहमत हो गया। यानी कि जो कश्मीर था उसको भारत ने क्या किया, 370 के तहत क्या किया, अस्थायी स्वायत्तता दे दी। और जो वहाँ के शेख अब्दुल्ला थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से संबंधित थे, उन्हें क्या किया गया दोस्तों, कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक दोस्तों। उस समय दोस्तों जब 370 धारा लागू थी, तो उस समय दोस्तों जो माफ करिएगा, जब
70 अनुच्छेद लागू था दोस्तों, उस समय जो पाकिस्तान का जो सीएम होता था दोस्तों, उसको सीएम नहीं प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री शब्द का जिक्र है। दोस्तों उस समय राज्य में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता था। ठीक दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर शेख अब्दुल्ला के बारे में दिया गया एनसीईआरटी में साइड में बॉक्स में, तो इसको जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं प्रश्न अब एनसीईआरटी के साइड बॉक्स से भी पूछे जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शेख अब्दुल्ला थे दोस्तों जम्मू कश्मीर के एक नेता थे। दोस्तों जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता एवं धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे, यानी कि जम्मू कश्मीर क्या रहे, उसको स्वायत्ता का दर्जा प्राप्त हो और जम्मू कश्मीर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बने, ऐसी शेख अब्दुल्ला की क्या थी, मतलब विचार था, ऐसे शेख अब्दुल्ला के विचार थे। दोस्तों राजशाही का खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व किया। शेख अब्दुल्ला ने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पाकिस्तान का विरोध किया, यानी कि ये पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। तो इसे आप याद रखिएगा कि जो शेख अब्दुल्ला थे वो किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहते थे। ठीक दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया ही, इन्होंने आंदोलन किया था एक पार्टी के माध्यम से, जिसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या थे, नेता थे। दोस्तों भारत के विलय के बाद जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने, यानी कि जब भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हो गया तो क्या हुए, जो शेख अब्दुल्ला थे वहां के क्या हो गए, प्रधानमंत्री बने। दोस्तों भारत सरकार द्वारा बर्खास्त और कारावास, यानी कि जो भारत सरकार थी इनको बर्खास्त कर दिया 1953 में, और 1953 से 1964 के बीच में क्या किया गया, कारावास की सजा दी गई। दोस्तों पुनः कारावास और दोबारा इनको कारावास दोस्तों फिर मिला 1965 से 1968 के बीच। 1974 में इंदिरा गांधी के साथ समझौता, राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़ रहे, यानी कि दोस्तों 1974 में क्या होता है, जो शेख अब्दुल्ला थे जेल से बाहर आते हैं और उनका इंदिरा गांधी के साथ एक समझौता होता है। उसके बाद से क्या रहे थे, जो कश्मीर था उसके राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सदैव बने रहे। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं बाहरी और आंतरिक झगड़े क्या थे इसके बारे में। दोस्तों बाहरी और आंतरिक झगड़े के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और क्लास 12 से हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है, यहाँ पर आर्ट की तैयारी कराई जाती है। आर्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र या दोस्तों अर्थशास्त्र, इन सभी की वीडियो आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएगी। तो दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लग जाती है, हम बड़ी मेहनत से एक वीडियो जाके बना पाते हैं। आप जो ये देख रहे हैं 40-50 मिनट का वीडियो, इसके बनाने में दोस्तों मुझे कम से कम 30-40 घंटे लग जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है सीयूटी के लिए, दोस्तों आप आई बटन पर क्लिक करिए। दोस्तों आई बटन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको बताया गया है कि आप सीयूटी की तैयारी कैसे कर सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ के, यानी कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े सीयूटी के लिए, इसको आपको आई बटन में एक संबंधित वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं और अच्छे से आप जान सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिए और अपनी सीयूटी की तैयारी कैसे करनी है एनसीईआरटी पढ़कर, उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसको आप अच्छे से जानिए। दोस्तों अब चढ़िए बढ़ते हैं बाहरी और आंतरिक झगड़े के तरफ, जो एनसीईआरटी की अगली हेडिंग है। दोस्तों तब से जम्मू कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक दोनों कारणों से विवादास्पद और द्वंद्वपूर्ण बनी रही। बाहर से पाकिस्तान ने सदा दावा किया कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, यानी कि दोस्तों जब से कश्मीर भारत का अंग हो गया, यानी कि उसने भारत के विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए, तब से कश्मीर क्या हुआ, एक बाहरी और आंतरिक झगड़े के बीच में क्या हुआ, द्वंद्वात्मक रूप से फंसा रहा। और दोस्तों जो पाकिस्तान है वो दावा करता है कि जो कश्मीर घाटी है वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों जैसा हमने ऊपर जाना, पाकिस्तान ने 1947 में राज्य में कबीलाई हमला करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया। दोस्तों जब पाकिस्तान ने इस पे हमला किया था 1947 के अक्टूबर में, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पाकिस्तान के नियंत्रण में जो कश्मीर का एक हिस्सा था छोटा सा, वो आ गया। हालांकि यह पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर, जिसको हम पीओके बोलते हैं, भारतीय क्षेत्र है, यानी कि दोस्तों भले ही पाकिस्तान ने इस हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसे हम इसमें क्या बोलते हैं, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीओके बोलते हैं, लेकिन दोस्तों क्या है, ये भारतीय क्षेत्र है दोस्तों, ये भारत का क्षेत्र है, बस इस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिस पर पाकिस्तान ने क्या किया, अवैध कब्जा कर रखा है। दोस्तों अगर आप मैप में देखेंगे तो दोस्तों जो ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर पीओके लिखा है, दोस्तों यही वह क्षेत्र है जिस पे क्या किया है, पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है 1947 के अक्टूबर में युद्ध करके, मतलब कबीलाई के द्वारा हमला करके। ठीक दोस्तों, और दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं, पीओके। पीओके का फुल फॉर्म क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान द्वारा जो हमारा कश्मीर मतलब छीन लिया गया है, जिस पे कब्जा कर लिया गया है, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों
पीओके या पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर। दोस्तों 1947 से कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच द्वंद्व का प्रमुख मुद्दा बना रहा। आंतरिक रूप से भारतीय संघ में कश्मीर के दर्जे के बारे में विवाद है, यानी कि दोस्तों जो कश्मीर का दर्जा है भारतीय संघ में वो बहुत ही विवादास्पद रूप से बना हुआ है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 370 और 71 के अंतर्गत कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। यानी कि दोस्तों जो अनुच्छेद 370 और 371 है उसके अंतर्गत जो कश्मीर था उसके लिए क्या किया गया था, विशेष प्रावधान किया गया था। इसे विशेष दर्जा दो विपरीत प्रक्रियाओं को जन्म दिया। यानी कि दोस्तों जो विशेष दर्जा दिया गया था पाकिस्तान को, इसने क्या किया दोस्तों, दो विपरीत परिस्थितियों के क्या किया, जन्म दिया। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर विशेष दर्जा मिला था जम्मू कश्मीर को 370 के तहत, उसने क्या किया, यहाँ पर दो विपरीत प्रतिक्रियाओं को क्या किया, जन्म दिया। जम्मू कश्मीर के बाहर लोगों का एक वर्ग है जो विश्वास करता था कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त राज्य का विशेष दर्जा राज्य को भारत से पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं होने देता है। यानी कि दोस्तों जो 370 आर्टिकल है उसके माध्यम से जो जम्मू कश्मीर का एक जो दोस्तों बाहरी लोगों का वर्ग है उनका यह कहना है कि दोस्तों जो अनुच्छेद 370 है इसको द्वारा जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है कश्मीर को, इससे दोस्तों जो कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर है, वो राज्य को भारत से पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं होने देता है। यानी कि जो जम्मू कश्मीर है ये 370 के तहत क्या होता है, एक अलग राज्य के रूप में अपनी स्वायत्तता प्राप्त करता है, इसलिए क्या होता है, ये भारत से पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाता है। ऐसा कुछ लोगों का क्या है, मत है, ऐसा कुछ लोगों का विचार है। दोस्तों इस वर्ग को लगा कि अनुच्छेद 370 को रद्द कर देना चाहिए और जम्मू कश्मीर को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह माना जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो लोग मानते हैं कि 370 के तहत जम्मू कश्मीर क्या है, एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किए हुए है और ये भारत से सही रूप से जुड़ नहीं पा रहा है, भारत से अलग बना हुआ है, नहीं हो पा रहा है भारत से। उनका दोस्तों यह मत है कि अनुच्छेद 370 को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए और जम्मू और कश्मीर को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह क्या करना चाहिए, माना जाना चाहिए। यानी कि उसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहिए। और जो दोस्तों जो दूसरा वर्ग है अधिकांश जिसमें कश्मीरी लोग हैं, उनका मानना है दोस्तों 376 द्वारा प्रदत्त स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है। उनकी कम से कम 3 मुख्य शिकायतें थी। यानी कि दोस्तों पहला वर्ग तो कहता है कि कश्मीर को भारत में शामिल कर लो, इसको 370 का जो विशेष राज्य का दर्जा गया है उसको क्या कर दो, हटा दो। वहीं पर दोस्तों जो दूसरा वर्ग है जिसमें अधिकतर कश्मीरी लोग हैं दोस्तों, उनका मानना है कि जो 376 का अनुच्छेद है इसके द्वारा जितने भी अधिकार प्रदान किए गए हैं दोस्तों, ये पर्याप्त नहीं है। यानी कि कश्मीर के लिए सिर्फ इतना ही अधिकार काफी नहीं है। दोस्तों उनकी कम से कम 3 और मुख्य शिकायतें हैं जो कश्मीर के लोग हैं, वो क्या शिकायतें हैं उसको दोस्तों हम जान लेते हैं। दोस्तों जो कश्मीर के लोगों की प्रथम मुख्य शिकायत है वह यह है कि दोस्तों कबीलाई हमले से उत्पन्न परिस्थितियों के समान होने पर विलय मामला राज्य के लोगों को विचार करने के लिए देने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। इससे जनमत संग्रह की मांग उठी है। यानी कि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं ना, कबीलाई मामले के बाद जितनी परिस्थितियां थी उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था क्या किया जाएगा, जो राज्य का विलय करवाने के लिए एक जनमत संग्रह कराया जाएगा। तो दोस्तों ये जो जनमत संग्रह का विचार है दोस्तों, ये अभी तक क्या है दोस्तों, अधूरा रहा गया है। यानी कि अभी तक कभी भी वहां पर राज्यों के लोगों के विचार को नहीं जाना गया है कि वो किस राज्य में शामिल होना चाहते हैं। तो दोस्तों पहली जो मांग है वहाँ के लोगों को वो क्या है, इससे संबंधित जो जनमत संग्रह की मांग है वह है कि वहाँ पर क्या करना चाहिए, जनमत संग्रह करवाना चाहिए। ये पहली मांग है कश्मीर के लोगों की। दोस्तों जो दूसरी मांग है दोस्तों, यह अनुभव किया जा रहा था कि अनुच्छेद 370 द्वारा दिया गया विशेष संघीय दर्जा व्यवहारिक रूप से कम कर दिया गया है। इससे स्वायत्तता को बहाल करना या अधिक राज्य स्वायत्तता की मांग उठी। यानी कि दोस्तों दूसरा जो मांग है कश्मीरियों की वह यह है कि दोस्तों जो 370 का जो मतलब अनुच्छेद के तहत विशेष शक्तियां दी गई हैं कश्मीर को, इससे क्या हुआ दोस्तों, जो इसका जो संघीय दर्जा है वो व्यवहारिक रूप से क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। यानी कि व्यवहारिक रूप से जो संघीय दर्जा है वो कम कर दिया गया है। और दोस्तों इससे स्वायत्तता को बहाल करने या अधिक राज्य स्वायत्तता की मांग उठती है। यानी कि उनका कहने का मतलब सिंपल यही है कि उनकी दूसरी मांग है कि कश्मीर को क्या किया जाना चाहिए, थोड़ा और स्वायत्तता दी जानी चाहिए, यानी कि थोड़ा उसे और अधिकार दिए जाने चाहिए। जो तीसरी मांग है दोस्तों यह अनुभव किया गया है कि जिस प्रकार का लोकतंत्र शेष भारत में है वैसा जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया
गया। यानी कि जो कश्मीर लोग हैं उनका यह मानना है कि जैसा बर्ताव और जैसा लोकतंत्र भारत के अन्य क्षेत्रों में है, उस प्रकार का लोकतंत्र जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में लागू नहीं किया गया। तो 3 मांगे हैं, क्या है जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनकी है। ठीक दोस्तों इसके अलावा जो 1948 के बाद की राजनीति थी, वो कैसे राजनीति थी, यानी कि वहाँ पर किस पार्टियों का शासन रहा, कौन कौन पार्टियां यहाँ पर सत्ता में आई, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों चैप्टर ही बहुत लंबा है। दोस्तों आप बने रहिए हमारे वीडियो में, हम जल्द से जल्द इस चैप्टर को आपको खत्म कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार और अन्य नीतियां शुरू की, जिनसे समानता जन को लाभ पहुंचा। यानी कि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब पाकिस्तान के जो माफ करिएगा दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, जो कश्मीर के दोस्तों जो नेता थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला, दोस्तों जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी कि दोस्तों जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जब शेख अब्दुल्ला वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर उन्होंने भूमि सुधार और अन्य नीतियाँ शुरू की, जिससे जो वहाँ के सामान्य जन थे, यानी कि जो वहाँ के नागरिक थे उनको बहुत सारा लाभ हुआ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनकी पार्टी का सिंबल है ये वाला। इस परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन तब भी मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा जानकारी मिलती रहे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या है, सिंबल है दोस्तों। परंतु कश्मीर के दर्जे पर उनकी स्थिति के विषय में उनकी और केंद्र सरकार के बीच मतभेद बढ़ता गया। यानी कि दोस्तों जो शेख अब्दुल्ला थे, कश्मीर की स्थिति को लेकर उनके बीच में और केंद्र सरकार के बीच में क्या हुआ, मतभेद धीरे धीरे बढ़ता गया। दोस्तों उन्हें 1953 में पदच्युत कर दिया गया और कई वर्षों तक कैद रखा गया। यानी कि जो शेख अब्दुल्ला थे उन्हें 1953 में क्या किया गया, उनके पद से हटा दिया गया। यानी कि उनको मतलब जो वहाँ प्रधानमंत्री पद था जिसपे वो आरूढ़ थे शेख अब्दुल्ला, उससे उन्हें क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और उनको प्रधानमंत्री से हटाकर क्या कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। यानी 1953 में जो शेख अब्दुल्ला थे उनको प्रधानमंत्री से हटाकर उनको जेल में डाल दिया गया। दोस्तों उनके बाद आए नेतृत्व को उतना लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और वह राज्य में शासन चला पाया, जिसका मुख्य कारण केंद्र का समर्थन था। दोस्तों जो उसके बाद नेतृत्व आया, यानी कि जो शेख अब्दुल्ला थे उनके बाद जिसका भी नेतृत्व आया कश्मीर में, यानी कि जिसकी भी सरकार आई कश्मीर में, दोस्तों उनको उतना लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला जितना शेख अब्दुल्ला को मिला था। दोस्तों सिर्फ वही लोग जो मतलब शेख अब्दुल्ला के बाद आए, वो सिर्फ इसीलिए दोस्तों सरकार चला पाए, शासन चला पाए, क्योंकि दोस्तों उनको केंद्र से क्या मिल रहा था, समर्थन मिल रहा था। यानी कि जो केंद्र सरकार थी उसका समर्थन उनको हासिल था, इसलिए दोस्तों वह राज्य में शासन चला पाए। दोस्तों विभिन्न चुनाव में अनाचार जैसे हेर फेर जैसे संबंधी गंभीर आरोप लगे थे। यानी कि दोस्तों जो चुनाव होते थे जम्मू कश्मीर में, उसके चुनाव में, वहाँ के विभिन्न चुनाव में अनाचार और हेर फेर के संबंधित गंभीर आरोप क्या होते थे, लगते थे। यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों का मानना था जो यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं उसमें बहुत सारी हेर फेर की जा रही है और बहुत सारे अनाचार किए जा रहे हैं। दोस्तों 1953 और 1964 के बीच की अवधि कांग्रेस पार्टी ने राज्य की नीतियों पर प्रभाव डाला। यानी कि दोस्तों जो 1953 और 1974 के बीच की अवधि थी, इसमें कांग्रेस पार्टी ने क्या किया दोस्तों, जो राज्य की नीतियां थी उस पर क्या किया दोस्तों, अपना प्रभाव डाला। दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस जो शेख अब्दुल्ला से रहित थी का एक बड़ा धड़ा, यानी कि एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ कुछ समय तक सत्ता में रहा, परंतु बाद में यह कांग्रेस में मिल गया। यानी कि दोस्तों शेख अब्दुल्ला की पार्टी जो थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख अब्दुल्ला को छोड़कर क्या किया दोस्तों, एक ऐसा समूह बनाया जो कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ कुछ समय तक क्या रहा, सत्ता में रहा। यानी कि वहाँ के जो शासन था उसको संभाले हुआ था कश्मीर का। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद क्या हुआ, जो ये धड़ा था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से कट कर आया था, वो क्या हुआ, कांग्रेस में ही क्या हो गया, मिल गया। इस प्रकार कांग्रेस को राज्य पर सीधा नियंत्रण प्राप्त हुआ और परिवर्तन किए गए। इससे क्या हुआ दोस्तों, जो कांग्रेस था उसको राज्य पर सीधा नियंत्रण मिल गया और कई प्रकार के परिवर्तन जो कश्मीर था वहां पर किए गए। और दोस्तों इसी बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के मध्य समझौते पर पहुंचने के लिए कई प्रयास किए गए। यानी कि कई प्रयास ऐसे हुए जिससे क्या हो, जो शेख अब्दुल्ला है, जो भारत सरकार है, उनके बीच में कोई समझौता हो जाए। दोस्तों 1965 में जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रावधान में एक परिवर्तन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रधानमंत्री का पद नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसे आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। दोस्तों जो 1965 था उसमें दोस्तों जम्मू और कश्मीर का जो संविधान था उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, जिसके तहत क्या किया जाता है दोस्तों, जो यहाँ का प्रधानमंत्री था उसके पद का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया
गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं ना, जो जम्मू कश्मीर था, वहाँ का जो प्रधानमंत्री, अरे जो वहाँ का मुख्यमंत्री होता था, 1965 से पहले उसे क्या कहा जाता था दोस्तों? प्रधानमंत्री कहा जाता था। यानी कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को 1965 से पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था। लेकिन दोस्तों 1965 के बाद क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री था, उसके पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री कर दिया गया। ठीक दोस्तों, दूसरे आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आ सकते हैं एमसीक्यू में। दोस्तों इसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। यानी कि दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे गुलाम मोहम्मद, वो क्या हुए दोस्तों? वो इस राज्य के क्या बने? पहले मुख्यमंत्री बने। यानी कि अगर देखेंगे 1965 से पहले क्या थे, सभी लोग जितने भी वहां पर चुने जाते थे वो सब जम्मू कश्मीर के क्या होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। लेकिन दोस्तों जो जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने थे, उनका नाम था दोस्तों गुलाम मोहम्मद सादिक। ठीक दोस्तों, तो इसे आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम है शेख अब्दुल्ला। लेकिन जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम है दोस्तों गुलाम मोहम्मद सादिक। ठीक दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जिसपे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों 1967 में इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता हुआ और राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन दोस्तों 1974 में क्या होता है? 1974 में इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता होता है, जिसके तहत वो क्या होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। दोस्तों उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित किया, जिसने 1977 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल की। और दोस्तों जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने क्या किया दोस्तों? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसको पुनर्जीवित किया, उसे फिर से बहुत बड़े राजनीतिक संगठन के रूप में बनाया और उन्होंने 1977 के विधानसभा चुनाव में क्या किया? बहुमत हासिल किया। दोस्तों शेख अब्दुल्ला का 1982 में निधन हो गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला के पास चला गया, जो मुख्यमंत्री बने। लेकिन दोस्तों जो शेख अब्दुल्ला थे उनका जीवन ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चला। दोस्तों 1977 में सरकार बनाने के बाद 1982 में उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि ठीक 5 साल बाद उनका निधन हो जाता है शेख अब्दुल्ला का। दोस्तों शेख अब्दुल्ला के मरने के बाद, यानी कि उनके निधन होने के बाद, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था उसका नेतृत्व उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला के पास चला गया, जो वहां के मुख्यमंत्री भी बने। दोस्तों परंतु जल्द ही उन्होंने राज्यपाल द्वारा पदच्युत कर दिया गया और दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुए एक अल्प अवधि के लिए सत्ता में आया। और दोस्तों लेकिन जल्द ही क्या किया जाता है? उनको राज्यपाल द्वारा क्या कर दिया जाता है? उनके पद से हटा दिया जाता है, यानी कि उनके मुख्यमंत्री पद से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। पदच्युत मतलब होता है दोस्तों पद से हटा देना। ठीक दोस्तों, और दोस्तों उनको हटाने के बाद राज्यपाल के द्वारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुआ एक छोटा सा ग्रुप था, वो अल्प अवधि के लिए क्या करता है? सत्ता में आता है। दोस्तों केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को पदच्युत करने पर कश्मीर में नाराजगी की भावना पैदा हुई। यानी कि दोस्तों जो फारूक अब्दुल्ला थे उनको राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार से कहकर हटवाया गया था। इसीलिए दोस्तों जब फारूक अब्दुल्ला को हटाया गया, यानी कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से, तो दोस्तों जो कश्मीर के लोग थे उनमें क्या हुई? नाराजगी की भावना पैदा हुई। दोस्तों इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में हुए समझौते के बाद कश्मीरियों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जो विश्वास उत्पन्न हुआ था उसे धक्का लगा। दोस्तों जो शेख अब्दुल्ला के साथ इंदिरा गांधी का समझौता हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था? जो कश्मीरी थे उनके अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति क्या हुआ था? विश्वास बढ़ा था। लेकिन दोस्तों जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत जब शेख अब्दुल्ला चुनकर आते हैं, चुनाव जीतते हैं और उनका बेटा जो वहाँ का मुख्यमंत्री बनता है उनकी मृत्यु के बाद, जब दोस्तों उसके बेटे को यानी कि फारूक अब्दुल्ला को दोस्तों जब सरकार हटा देती है मुख्यमंत्री के पद से, दोस्तों जो वहाँ के लोग रहते हैं, जो कश्मीर के लोग रहते हैं, उनको जो लोकतंत्र के प्रति विश्वास था वो क्या होता है? बहुत ही कमजोर हो जाता है। यानी कि उनका विश्वास लोकतंत्र के प्रति क्या हो जाता है? बहुत ही संकीर्ण हो जाता है। दोस्तों यह भावना कि केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है पुष्टि हुई जब 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र में शासक दल कांग्रेस के साथ चुनाव गठबंधन करने को राजी हो गया। यानी कि दोस्तों जो यह भावना थी कि केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, इसकी पुष्टि तब हुई दोस्तों जब 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र में शासक दल यानी कि कांग्रेस के साथ क्या किया दोस्तों? चुनावी गठबंधन करने के लिए क्या हुआ? राजी हुआ। तो इससे पुष्ट हुई जो केंद्र सरकार है वो क्या कर रही है? राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रही है। दोस्तों
सशस्त्र विद्रोह और उसके बाद। अब दोस्तों एनसीईआरटी की अगली हेडिंग है जिसका नाम है सशस्त्र विद्रोह और उसके बाद। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं दोस्तों। यह वह वातावरण था जिसमें 1987 के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, यानी कि जो जिस टाइम पीरियड की हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, यह वह वातावरण था जिसमें क्या हुए 1987 के विधानसभा चुनाव जो कश्मीर के थे, जम्मू कश्मीर के, वो संपन्न हुए। दोस्तों सरकारी परिणामों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की भारी जीत दर्शाई और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौटे। यानी कि दोस्तों जो सरकारी परिणाम थे, जो सरकारी आंकड़े थे, उसके अनुसार दोस्तों जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस थी की गठबंधन थी, उसने क्या किया दोस्तों, उसने भारी जीत दर्शाई, यानी कि उसने भारी जीत हासिल की। और दोस्तों जो फारूक अब्दुल्ला थे दोस्तों फिर से प्रधानमंत्री के रूप में वापस लौटे दोस्तों। परंतु यह व्यापक रूप से माना जा रहा था कि परिणामों में लोकप्रिय चयन की झलक नहीं है और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी। यानी कि दोस्तों ऐसा माना जा रहा था जो चुनाव हुए थे 1987 के विधानसभा के, उसमें क्या हुआ था, थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुआ था, उसमें लोगों की विश्वास नहीं था। यानी कि लोग मान रहे थे जो 1987 का चुनाव है इसमें क्या हुआ है, चुनाव प्रक्रिया में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई थी। 1980 के दशक के प्रारंभ से ही राज्य में अकुशल प्रशासन के विरुद्ध एक व्यापक नाराजगी चल रही थी। यानी कि दोस्तों 1980 के दशक के बाद ही जो वहाँ का प्रशासन था वो अकुशल था, यानी कि सक्षम नहीं था। तो इस अकुशल प्रशासन के विरुद्ध एक व्यापक नाराजगी 1980 के दशक से ही चल रही थी। और दोस्तों यह नाराजगी और अधिक बढ़ गई क्योंकि सामान्य रूप से विद्यमान भावना यह थी कि केंद्र के आदेश पर राज्य द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमजोर की जा रही हैं। इससे कश्मीर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ जो उग्रवाद के उठने से गहरा गया। यानी कि दोस्तों जो यह भावना थी, जो लोगों की शासन के प्रति भावना थी, जो बहुत ही ज्यादा विरोधी प्रवृत्ति की थी, वह दोस्तों और ही बढ़ने लगी। यानी कि लोगों की नाराजगी और अधिक बढ़ने लगी क्योंकि दोस्तों लोग यह मान रहे थे कि जो केंद्र के आदेश पर जो राज्य सरकार है वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को क्या कर रही है, कमजोर कर रही है। इससे दोस्तों कश्मीर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ और राजनीतिक संकट उत्पन्न होने के कारण दोस्तों जब उग्रवाद वहां पर फैला, इससे दोस्तों यह राजनीतिक संकट उग्रवाद उठने से और भी गहरा गया। दोस्तों 1989 तक राज्य एक पृथक कश्मीरी राष्ट्र बनने को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन के कब्जे में आ गया। यानी कि दोस्तों 1989 तक क्या हुआ, जो राज्य था वहां पर उग्रवादी आंदोलन तेज हुए और दोस्तों जो यह कश्मीर राज्य था यह दोस्तों कश्मीर राष्ट्र बनने को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन के कब्जे में आ गया। यानी कि कश्मीर अब राज्य के बजाय एक राष्ट्र की मांग करने लगा और कश्मीर अब एक उग्रवादी आंदोलन के तहत क्या हुआ, उसकी चपेट में आ गया। इन विद्रोहियों को पाकिस्तान ने नैतिक, आर्थिक और फौजी समर्थन दिया। और दोस्तों जो लोग पाकिस्तान को कश्मीर को एक अलग राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे, उनको दोस्तों क्या हुआ, पाकिस्तान की तरफ से नैतिक, आर्थिक और फौजी समर्थन भी मिला। यानी कि इन सभी को पाकिस्तान से क्या हो रहा था, एक तरह से समर्थन मिल रहा था, नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से और फौजी रूप से, जिससे क्या कर सके, भारतीयों को खिलाफ लड़ सके, कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बना सके। दोस्तों कई वर्षों तक राज्य राष्ट्रपति शासन और प्रभावी रूप से सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण में रहा। यानी कि दोस्तों जब से पाकिस्तान द्वारा समर्थित उग्रवाद कश्मीर में उठा, उसके बाद दोस्तों जो कश्मीर था वो बहुत समय तक राष्ट्रपति शासन और सेनाओं के नियंत्रण में रहा। दोस्तों 1990 से पूरा समय जम्मू और कश्मीर ने विद्रोहियों के हाथों और अपनी सेनाओं की कार्रवाई से असाधारण हिंसा को झेला। दोस्तों राज्य में 1996 में ही जाकर विधानसभा चुनाव हुए जिसमें फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के साथ सत्ता में आई। देखेंगे दोस्तों अल्टीमेटली अंत में जाकर 1996 में ही क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर था उसके विधानसभा के चुनाव हुए और दोस्तों इस विधानसभा के चुनाव में 1996 के फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली दोस्तों जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसने जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के साथ क्या हुई, सत्ता में प्रविष्ट हुई। यानी कि जम्मू कश्मीर में जब 1996 में चुनाव हुए तो फारूक अब्दुल्ला क्या हुए, यहाँ के नेता बने यहाँ और उन्होंने क्षेत्रीय मांग के साथ में सत्ता में प्रवेश किया। दोस्तों अवधि के अंत में 2002 में जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत प्राप्त करने में विफल रही और इसके स्थान पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार आ गई। लेकिन दोस्तों जब इस सरकार का अंत हुआ, यानी कि इस सरकार की अवधि के अंत में 2002 में जो जम्मू कश्मीर था दोस्तों उसमें चुनाव हुए। यानी कि सन 2002 में जब चुनाव होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी दोस्तों
जो बहुमत प्राप्त करती थी पहले, वो दोस्तों 2002 में बहुमत प्राप्त करने में क्या हुई, विफल रही। दोस्तों इसके स्थान पर जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जिसको हम पीडीपी कहते हैं, और दोस्तों कांग्रेस ने क्या किया, मिलीजुली सरकार बनाया। यानी कि 2002 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी दोस्तों, यहाँ पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई विधानसभा के चुनाव में, और पीडीपी यानी कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन बनाकर मिलीजुली सरकार बनाई। दोस्तों 2002 और इससे आगे, यानी कि अब 2002 और इससे आगे पाकिस्तान के राजनीति में क्या क्या घटित होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों गठबंधन के समझौते के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद पहले 3 वर्ष सरकार के मुखिया रहे। यानी कि दोस्तों जो गठबंधन हुआ था पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी और कांग्रेस का, इसके दोस्तों समझौते के अनुसार, पीडीपी और कांग्रेस के समझौते के अनुसार दोस्तों जो मुफ्ती मोहम्मद थे, ये दोस्तों क्या रहे, पहले 3 वर्षों के लिए क्या रहे, वहाँ के मुखिया रहे, यानी कि वहाँ के सीएम रहे दोस्तों। जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद मुखिया बने, जो 2008 में लागू राष्ट्रपति शासन के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 3 वर्षों के बाद मोहम्मद मुफ्ती के बाद जो दोस्तों गुलाम नबी आजाद थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उन्होंने मुखिया के रूप में कार्य किया जम्मू कश्मीर के, और दोस्तों जुलाई 2008 में लागू राष्ट्रपति शासन के कारण वो अपना कार्यकाल क्या कर पाए, पूरा नहीं कर पाए। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों पहले क्या थे, 2002 के चुनाव में पहले मुफ्ती मोहम्मद बने वहाँ के सीएम, उसके बाद गुलाम नबी आजाद बने, लेकिन गुलाम नबी आजाद अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया 2008 में। दोस्तों आगे दोस्तों उससे अगला चुनाव नवंबर-दिसंबर में 2008 में हुआ। यानी कि दोस्तों जब राष्ट्रपति शासन लग गया, उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ वो 2008 के नवंबर-दिसंबर में हुआ। दोस्तों एक और मिलीजुली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनी। 2009 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सत्ता में आई। और दोस्तों जब 2008 में चुनाव होते हैं, फिर दोस्तों एक मिलीजुली सरकार बनती है, किसकी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और दोस्तों 2009 में जो उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में क्या हुई है, सत्ता में आई दोस्तों। परंतु राज्य को लगातार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा पैदा की गई गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा। यानी कि दोस्तों एक अन्य प्रकार की कॉन्फ्रेंस थी जिसका नाम था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, इसके द्वारा पैदा की गई समस्याओं का या गड़बड़ियों का जो था राज्य को सामना करना पड़ा। 2014 में राज्य में फिर चुनाव हुए, जिसमें पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान होने का रिकॉर्ड किया गया। यानी कि दोस्तों जो 2014 था जब वहाँ पर मतदान हुए दोस्तों, उसमें जो पिछले 25 वर्षों से चुनाव हो रहे थे उससे सबसे ज़्यादा मतदान हुआ। यानी कि 2014 में जो चुनाव हुआ उसमें पिछले 25 वर्षों से अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों परिणाम स्वरूप पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नेतृत्व में बीजेपी के साथ एक मिलीजुली सरकार सत्ता में आई। यानी कि दोस्तों जो पीडीपी थी उसके जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, उनके नेतृत्व में बीजेपी के साथ एक मिलीजुली सरकार क्या होती है, सत्ता में आती है। कब, 2014 में। दोस्तों मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और दोस्तों जब मोहम्मद सईद की यानी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु के बाद दोस्तों मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो बेटी थी जिनका नाम महबूबा मुफ्ती था, दोस्तों वो अप्रैल 2016 में जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो इसे आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के पहले महिला मुख्यमंत्री हैं वो हैं महबूब मुफ्ती। ठीक दोस्तों, इन्होंने सन 2016 के अप्रैल में अपना कार्यकाल संभाला था। दोस्तों महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव बढ़ाने वाली बड़ी आतंकी घटनाएं हुई। यानी कि दोस्तों जब महबूबा मुफ्ती ने यहाँ का क्या किया, कार्यभार संभाला, यहाँ के सीएम बनी जम्मू कश्मीर के, तो उनके कार्यकाल में दोस्तों बड़ी आतंकी घटनाएं हुई। और जून 2008 में बीजेपी द्वारा मुफ्ती सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, महबूबा मुफ्ती थी वो बीजेपी के समर्थन से ही सत्ता में आई थी जम्मू कश्मीर के। लेकिन दोस्तों 2018 के जून में बीजेपी ने उनका अपना समर्थन जो दिया था वो समर्थन वापस ले लिया। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वहाँ की सरकार गिर गई और महबूबा मुफ्ती को वहाँ से प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। उसके बाद दोस्तों जो जम्मू कश्मीर था वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। दोस्तों 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया और राज्य को
पुनर्गठित कर दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बना दिया गया। लेकिन दोस्तों जो सारी समस्याएं थी, जो इतने समय से चली आ रही थी आज़ादी के बाद, ये सारी समस्याओं को दोस्तों 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त करके खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों इसके माध्यम से क्या किया गया दोस्तों, जो अनुच्छेद 370 था दोस्तों उसको समाप्त कर दिया गया और दोस्तों राज्य को पुनर्गठित किया गया, यानी कि जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको फिर से क्या किया गया, उसको फिर से गठित किया गया, यानी कि फिर से बनाया गया। और दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य को अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या कर दिया गया, पुनर्गठित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। यानी कि अब जो जम्मू कश्मीर था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक का नाम था जम्मू कश्मीर और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश का नाम था लद्दाख। ठीक दोस्तों इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त होता है, यानी कि पार्ट फर्स्ट समाप्त होता है। और दोस्तों इसके पार्ट सेकंड में हम देखेंगे पंजाब की जो स्वायत्तता की मांग उठी थी, पंजाब में जो आंदोलन हुए थे उसको जानेंगे। और इसके पार्ट सेकंड में हम द्रविड़ आंदोलन के बारे में जानेंगे और जो पूर्वोत्तर भारत है जिसमें नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा ये सभी राज्य जाते हैं और जो यहाँ पर स्वायत्तता की मांग हुई थी इनके बारे में हम जानेंगे इसके पार्ट सेकंड में। और सिक्किम का विलय भारत में कैसे हुआ इसको जानेंगे और गोवा को पुर्तगालियों से कैसे मुक्त कराया गया, इन सभी चीज़ों को हम पार्ट सेकंड में जानेंगे। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट यहीं तक था, अब आपको मिलते हैं पार्ट सेकंड में, क्योंकि दोस्तों अगर एक ही पार्ट में सारा चैप्टर कराएंगे तो पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा दोस्तों और वीडियो भी लंबा हो जाएगा दोस्तों। अगर हम वीडियो छोटा करने के चक्कर में आपको एक ही पार्ट में सारा चीज़ पढ़ाएंगे तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर नहीं हो पाएंगी दोस्तों। आपको मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट सेकंड में और आपको इस चैप्टर के आगे की कहानी बताते हैं। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।